बट देयर विल बी प्रॉपर लेक्चर ऐसा है। ठीक है, जैसा भी डाउट तो हम डिस्कस करना ही है जो भी, बट उसको नेक्स्ट क्लास तक के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं। बट मे बी पॉसिबल कि डाउट क्लास में मैं इवनिंग स्लॉट में कभी ले लूं, स्लॉट मतलब 8 to 9 टाइप्स ले लूंगा कभी भी किसी भी, ठीक है, शाम को रात को, तो तब वो तुम घर से अटेंड कर सकते हो या यहाँ जैसा भी होगा बता दिया जाएगा। चलो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करना है मैं आज। होगा क्यों टेंशन, सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स को लेकर। अब तक हमने किया क्या है सिलेबस में, ये अच्छी बात है नए बच्चे जो तुम हो, मतलब एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, शायद तुम्हें थोड़ी चीजें यहां से समझ में आने लगी क्या है। हमने सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट, एटम को कैसे डिफाइन किया गया, एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑल क्लियर। उसके बाद फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हमने देखा, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में calculation, if any reactant is reacting, then how much amount of reactant is reacting with other reactant, how much product is produced, which one is limiting reagent, how to decide amount of product produced, ये सब कुछ हमने देखा। Is that okay? तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने जो कैलकुलेशन देखा था वो किससे रिलेटेड था, कितना अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्ट किया है, कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बना है। उसके बाद आते हैं हम गैसेस स्टेट पर, anything in which gases are involved, how to calculate their pressure, their volume, their number of moles, वो सब कुछ हमने देखा। क्लियर। गैसेस के बाद फिर हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम पे हमने वो रिएक्शन से डील किया, रिएक्शन which can proceed in both the direction, मिलियन रिएक्शन से हमने डील किया। क्लियर। आफ्टर दैट केमिकल इक्विलिब्रियम हमने जो चैप्टर किया, अब मतलब जो स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक्स। In this chapter, mainly we need to deal with the energy involved during the change, during the process, during the chemical reaction. हमारे पास एक सिस्टम है, लेट्स से एक गैसेस सिस्टम है। इस गैसेस सिस्टम को हम कुछ कंप्रेस करते हैं, फिर इस गैसेस सिस्टम को कुछ एक्सपैंड करते हैं, इसका टेम्परेचर रेज करते हैं, इससे गैस के मोल्स को बाहर लाते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो जहां भी हम बेसिकली कुछ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, मेटल अंदर बाहर हो रहा है, फर्स्ट केस हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट इससे बाहर ले रहे हैं, तो जहां भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आएगा वो हमें इस चैप्टर में डील करना है। अब हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा इन चीजों से डील नहीं करना है। लेट्स से वी हैव दिस रिएक्शन CH4 plus O2, they are reacting to give CO2 plus 2H2O। मोल कॉन्सेप्ट में हमने इतना पढ़ा था, 1 mole CH4 can react with 2 moles of O2 to produce this product। In this chapter, now we need to study if 1 mole of CH4 is reacting with O2, how much energy is released, how much energy is absorbed by the chain। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, कितना एनर्जी रिलीज हुआ। The word thermodynamics, thermal energy का dynamics energy exchange। Is that okay? जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं उसमें सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे अच्छा मतलब इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन बोलो, इन टर्म्स ऑफ वेटेज बोलो, इन टर्म्स ऑफ टफनेस बोलो, तो सबसे टफ चैप्टर में से भी है। ऐसा नहीं कि तो बहुत टफ है, बट हाँ 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के या केमिस्ट्री में जो थोड़े से ट्रिकी है, थोड़े से टफ है। पहला थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम और तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां में थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो फोकस करना, टाइमली जब जितना होमवर्क दिया जाए करते चले जाना, नहीं तो चैप्टर जी एक बार छूट जाएगा तो फिर छूट ही जाएगा। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट लिखना नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे। सेकंड पार्ट इज बेस्ड ऑन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन द लास्ट पार्ट इज थर्मोकेमिस्ट्री, इसमें केमिकल रिएक्शन से डील करेंगे। पहले 2 पार्ट में भी हमें बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन से डील नहीं करना है। पहले 2 पार्ट में वी नीड टू डील विद द प्रोसेस। प्रोसेस मींस देयर इज नो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस।
होगा ये, सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होगा, कुछ गैसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगी, बट केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और इसमें मेनली हमें केमिकल रिएक्शन से डील करना होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट। इज दैट ओके? कोई डाउट यहां तक? चले आगे हम। सब कुछ ओके, देखो thermodynamics, it deals with the system and its properties, system and its properties, system and its properties, and energy exchange between system and surrounding, and energy exchange between system and surrounding, etc. चलो सिस्टम की बात की, हम स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन से, और ये टर्म्स एंड डेफिनेशन चलेंगी 2 लेक्चर। सिस्टम एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर स्टडी। चलो सराउंडिंग क्या होगा, क्या लगता है? बस इतना ही, कुछ और? लक्ष्मी आए, क्या होगा सराउंडिंग? लक्ष्मी लक्ष्मी कैन यू हेयर मी? यस सर। क्या होगा सराउंडिंग, क्या लगता है? फिजिकल सराउंडिंग। इन दिस सिस्टम इज केप्ट, और ऐड करो उसमें थोड़ा सा, which yes exactly anything around the system which can affect it, कुछ भी सिस्टम के आसपास जो सिस्टम को अफेक्ट कर सके उसे हम सराउंडिंग कहेंगे। इसका मतलब ये, यदि हम इस रूम में किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर, वो हमारा सिस्टम हो गया। उस ऑब्जेक्ट के आसपास जो भी चीजें, उससे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है या उसका कुछ मेटल एक्सचेंज हो रहा है, वो सराउंडिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं सिस्टम यहाँ पे सराउंडिंग हो गई, मतलब जो उससे कुछ एक्सचेंज कर सकता है, उसे अफेक्ट कर सकता है। तीसरा क्या होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में? बाउंड्री, which can separate system and
surrounding. Boundary can be real or imaginary. Boundary can be rigid or non-rigid. Boundary can be adiabatic or diathermic. Real or imaginary, rigid or non-rigid, adiabatic or diathermic. दर्शना, देवेश, हर्षवर्धन, बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर्ली? यस सर। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा, मतलब ब्लड या ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो भी फॉन्ट है वो छोटा साइज है उनका, ऐसा कुछ? नो सर। सब बराबर दिख रहा है। ठीक है, और लाइट वगैरह प्रॉपर है। सब सही है सर। ठीक। सर वो थर्ड लास्ट वर्ड आपने क्या लिखा है? रियल और इमेजिनरी, रिजिड और नॉन रिजिड, एडियाबेटिक और डायथर्मिक। अब मैं इनके मीनिंग भी बता देता हूँ क्या होता है। देखो, जिस रूम में हम बैठे, तुम लोग बैठे हो, उसमें वॉल है, मतलब हर किसी रूम में वॉल है। वो वॉल, जो वॉल है दैट इज रियल बाउंड्री, वो एक्चुअली वहां एग्जिस्ट कर रही है। अब इसी रूम में यदि तुम रूम का गेट ओपन कर दोगे, if you open the gate of the room, still we can differentiate between inside the room and outside the room. हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जहां पर वो गेट आता है हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे बाउंड्री है, मैं इसके अंदर आया तो रूम के अंदर, उसके बाहर गया तो रूम के बाहर। इतना समझ में आता है? क्या गेट ओपन करने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे कोई बाउंड्री है क्या? तो दिस विल बी इमेजिनरी बाउंड्री। विंडो को ओपन कर दिया, ओपन होने के बाद there is nothing between surrounding and inside the room, कोई सॉलिड चीज नहीं है, इमेजिनरी बाउंड्री। क्लियर? तो रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। अब आते हैं हम रिजिड एंड नॉन रिजिड पर। ये जो बाउंड्री है, वॉल है, ये रिजिड बाउंड्री हो गई। रूम का गेट नॉन रिजिड बाउंड्री हो गई। क्या रूम के गेट को तुम शिफ्ट कर सकते हो? जो मूव कर सकता है वो क्या हो गया? नॉन रिजिड। जो मूव नहीं कर सकता है वो क्या हो गया? रिजिड। थर्ड, नेक्स्ट है एडियाबेटिक एंड डायथर्मिक। ये दोनों वर्ड शायद हमारे लिए नए हैं। एडियाबेटिक मींस इन टू व्हिच हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। इसमें से हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होती है। डायथर्मिक टू व्हिच हीट एक्सचेंज इज अलाउड। हीट, एक मिनट कॉपी मत करो, रुक जाओ। हीट एक्सचेंज का एक एग्जांपल लेता हूं। हीट एक्सचेंज कहां से अलाउड नहीं होती है? थर्मस। हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। जनरली इसमें कुछ गर्म रखा तो गर्म रहता है, ठंडा रखा तो ठंडा रहता है। हमारा नॉर्मल वाटर बॉटल नॉर्मल जो होता है, घर से तुम ठंडा पानी भर के लाए, गर्मी में कुछ 2 घंटे के बाद वापस से वो गर्म हो जाएगा। हीट एक्सचेंज हो रहा है उस बाउंड्री से, तो वो क्या हो गया? डायथर्मिक। इज इट ओके? चलो कॉपी कुछ करना है, मैं लिखा भी देता हूं। एडियाबेटिक और डायथर्मिक कहते हैं।
एडियाबेटिक, इसको एडियाबेटिक पढ़ा जाता है ना, जनरली मेडिकल के बच्चे इसको पढ़ते हैं ए डायबिटिक, पता चला नहीं चला, डायबिटिक, ए डायबिटिक, वो भी एक टर्म होता है बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में इट इज एडियाबेटिक, हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, diathermic heat exchange is allowed। चलो सिस्टम देखा, सराउंडिंग देखा, नाउ द टाइप्स ऑफ सिस्टम। बोर्ड पे देखो एक मिनट। ओपन सिस्टम, सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, जो मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर रहा है। हमारा रूम एक ओपन सिस्टम है, जैसे ही हमने गेट या विंडो ओपन किया, कुछ गैस के मॉलिक्यूल अंदर से बाहर गए, कुछ बाहर से अंदर आए, हम भी अंदर बाहर हो सकते हैं। मैटर मतलब जिसका कुछ मास और कुछ वॉल्यूम। क्लियर? क्लोज्ड सिस्टम, जब रूम के सारे विंडो और या एक वाटर बॉटल ले लेता हूं, अभी ये एक क्लोज सिस्टम हो गया, ये एग्जांपल। क्लियर? इसको, इसमें से अभी सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है थ्रू द बाउंड्री, बट वी कैन नॉट एक्सचेंज मैटर। जब तक ये क्लोज है, इससे ना पानी बाहर आ रहा है ना इसमें पानी अंदर जा रहा है। क्लियर? ये क्लोज सिस्टम हो गया जिसमें मैटर एक्सचेंज अलाउड नहीं है बट एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है। अब आते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। क्या लगता है दोनों एक्सचेंज हो रहे थे, एक एक्सचेंज होगा इसमें, आइसोलेटेड में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। सराउंडिंग से अलग रखा जाने की बजाय बोलेंगे रखा उसमें गया, और बाउंड्री ऐसी कि वो एक्सचेंज होने नहीं देती। सिस्टम which cannot exchange both matter as well as energy with the surrounding। ना एनर्जी एक्सचेंज होगा ना मेटल एक्सचेंज होगा। एग्जांपल क्लोज्ड थर्मस, थर्मस है ना, जो भी हमने लेक्चर्स में टी रखा है, टी के पार्टिकल्स बाहर जाएंगे ना अंदर आएंगे, साथ में ना हीट एक्सचेंज होगा ना वर्क होगा। तुमने नाम क्या बताया था? समीक्षा नहीं, एक मिनट। अच्छा, तू भी पहली बार आई अभी ना? एक और लड़की आई थी ना कल या परसों, बैठी थी हमारी क्लास में, नहीं बच्ची आई थी, नहीं बच्ची बोल रहा हूँ ना।
चलो मुझे बताओ ओपन सिस्टम के लिए बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? एनीवन ऑनलाइन क्या लगता है? मैंने 1 मिनट ऑनलाइन बोला है। हमारे पास 6 टाइप की बाउंड्री थी, रियल, इमेजिनरी, रिजिड, नॉन रिजिड एंड एडियाथेमिक एंड डायबिटिक। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन, what should be the nature of boundary for open system? Imaginary. Imaginary. इमेजिनरी। यदि सारी बाउंड्री रियल हो गई तो मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, एटलीस्ट वन बाउंड्री शुड बी इमेजिनरी। इज दैट ओके? इसलिए वो बाउंड्री के टाइप्स उन्हें एक्सप्लेन किया गया था। क्लोज सिस्टम की बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? Real. होनी चाहिए। Diathermic and real. और रियल के साथ साथ या तो नॉन या डायथर्मिक, दोनों में से कोई भी होगा चलेगा, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताता हूँ उसको साथ में। थर्ड हमारे पास है आइसोलेटेड। इसकी बाउंड्री कैसे होनी चाहिए? रियल, रिजिड एंड एडियाबेटिक। ऑल बाउंड्री मस्ट बी रियल, रिजिड एंड एडियाबेटिक। क्लियर? लिख लो चाहो। इसमें सर रिजिड मतलब? क्या बोल रहे हो? सर रिजिड बॉडी मतलब? क्या बोल रहे हैं? रिजिड मतलब जो नॉन मूवेबल हो, जो मूव ना करे। एडियाबेटिक नहीं बोला था, रियल होना चाहिए या तो नॉन रिजिड और डायथर्मिक। दोनों दोनों में नॉन रिजिड के साथ डायथर्मिक भी हो चलेगा, बट मिनिमम एक होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है ये मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है। कॉपी नोट एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं, और इसी से तुम्हें सेकंड का भी समझ में आएगा कि क्लोज सिस्टम में ऐसा क्यों बताया गया है। अगेन थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स बहुत मैटर करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहीं से क्रिएट होना है। तुम इतना अच्छे से अटेंड करोगे, सुनोगे तो चीजें आगे धीरे-धीरे इजी लगेगी। पहले 3-4 लेक्चर मिस हो गए, मिस मतलब नहीं अच्छे से समझे तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा वो।
energy can be exchanged only in two forms. In this chapter, in our syllabus, we can exchange energy only in two forms: heat and work. या तो सिर्फ हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होगा. हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होता है थ्रू डायनामिक बाउंड्री, डायनामिक वॉल. और वर्क कब होगा? देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फिजिक्स में क्या पढ़ा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका मूवमेंट. मूवमेंट किस बाउंड्री का होता है? non-rigid boundary which can move. So through non-rigid wall. मेरे पास एक सिस्टम है, क्लियर? इस पे मैं वर्क तभी कर पाऊंगा जब मैं इसकी बाउंड्री को मैं कितना भी फोर्स लगा, यदि बाउंड्री डिस्प्लेस नहीं हो रही तो वर्क जीरो. If I can change the volume of the system, then I can perform the work. तो इसकी बाउंड्री रिजिड है, नॉन रिजिड है? नॉन रिजिड. क्या मैं वर्क कर पा रहा हूँ? तो एनर्जी से दो फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है, हीट एंड वर्क. सेकंड फ्लो सिस्टम में हमें एनर्जी को एक्सचेंज करना है, या तो बाउंड्री डायनामिक हो जाए या नॉन रिजिड हो जाए, दोनों हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. दोनों फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होगी, बट मिनिमम एक तो होना चाहिए. इज दैट ओके? रितेश, यू देयर? Okay. रितेश, कैन यू हियर मी? रितेश आ रहा था बीच में यहाँ पर. रितेश तुम्हारे बीच में ना? रितेश चलो चले हम आगे. फोर्थ वन आइडियल सिस्टम, फिफ्थ वन रियल सिस्टम. डेफिनेशन तुम खुद से लिखना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्या लगता है आइडियल सिस्टम क्या होगा? आइडियल केस और रियल केस में क्या डिफरेंस है? हमारे आसपास जो एग्जिस्ट करी वो आइडियल केस है, रियल केस? तो आइडियल केस को डिफाइन कर जस्ट फॉर सिंपल कैलकुलेशन, ताकि हम कैलकुलेशन को पहले स्टेप में सिंपलीफाइड वे में कर पाए और फिर से रियलिस्टिक कंडीशन में कन्वर्ट कर. दिस इज यूज्ड फॉर ऑन पेपर कैलकुलेशन. दिस इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जिसका हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर. ठीक है, लिख लो. आइडियल सिस्टम, it is used for calculation purpose. It is used for calculation purpose. Second, real system. System which is under experiment, under experimental condition. System under experimental condition. Is that okay? Okay. हमने सिस्टम देखा, टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे. नाउ द क्वेश्चन इज, सिस्टम को हमने डिफाइन किया कि चलो ये तो सिस्टम है, इसका स्टडी करना है. अब क्वेश्चन आता है उसका स्टडी में करना क्या है, उसकी किस प्रॉपर्टीज की, किस कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, जो किसी भी एक सिस्टम के एक स्टेट को डिफाइन करते हैं. क्लियर? अजय की नींद आ रही है? चाय कॉफी कुछ बुलाऊं? पक्का? तो जैसे अजिंक्य एक सिस्टम है हमारा, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो अजिंक्य कितने नोज हैं? 1 नोज, 2 नोज, 3 इयर्स, 4 लेग्स. तो जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बेसिकली वो सिस्टम वेरिएबल हो गए, स्टेट वेरिएबल्स हो गए, जो किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं. टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा. इज दैट ओके? लिखो नेक्स्ट टर्म. नंबर मैं भूल गया कौन सा था, तुम याद है ना? स्टेट वेरिएबल्स.
नहीं, टाइप्स ऑफ सिस्टम कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टर्म है इसको तो वो वही तो मैं भूल गया था कि मैं सिक्स बोला मैंने तो फिर क्या सिस्टम मुझे भी समझ में याद आता था। स्टेट वेरिएबल टाइप्स ऑफ सिस्टम कंप्लीट हो गए। मैं नहीं भी नंबर डालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट वेरिएबल हेडिंग डाल दो। These are the measurable variable characteristics of a system which can describe its properties like temperature, pressure, volume, surface tension, internal energy, etc. बहुत सारी चीजें ना, विस्कोसिटी, इन्हें फर्दर दो पार्ट में ब्रेक किया गया, डिवाइड किया गया, डिस्टिंग्विश किया गया, एक्सटेंसिव वेरिएबल एंड इंटेंसिव वेरिएबल। क्लियर? Am I audible to everyone online? Yes, sir. ठीक है, दर्शना, am I audible? मानसी, प्रेम, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अथर्व कोर इज देयर और नॉट? अथर्व, एक पहले दो पे करना। Extensive variable which depends on the size of the system, intensive which they do not depends on the size of the system। एक मिनट बोर्ड पे देख लो फिर कॉपी करना। हमें कैसे पता चलेगा कोई सिस्टम कोई भी वेरिएबल्स एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, एक काम करो, एक सिस्टम को बड़ा सा, क्लियर? तो बोला गया टेम्परेचर इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है, उस सिस्टम को 2 3 4 कुछ पार्ट में डिवाइड करो और ऑब्जर्व करो एक छोटे पार्ट की वो प्रॉपर्टी क्या पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी से मैच हो रही है। यदि मैच हो रही है तो साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटेंसिव। यदि छोटे पार्ट की प्रॉपर्टी पूरे बड़े पार्ट से मैच नहीं होगी तो एक्सटेंसिव। आया समझ में? मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, कॉपी मत करना, सुनना। हम जिस रूम में बैठे हैं यहाँ पर टेम्परेचर और पूरे रूम का टेम्परेचर सेम है या डिफरेंट है? तो इंटेंसिव होगा एक्सटेंसिव होगा? तो टेम्परेचर इंटेंसिव। वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम और पूरे रूम का वॉल्यूम एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। क्लियर? यहाँ पर प्रेशर और पूरे रूम का प्रेशर इंटेंसिव। पूरे रूम का ही 1 atm, साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो प्रेशर इज इंटेंसिव। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का एनर्जी, पूरे रूम में मॉलिक्यूल्स का एनर्जी हाफ mv², मास यहाँ पर और पूरे रूम का मास एक्सटेंसिव। तो एनर्जी एक्सटेंसिव में आ गया।
या उसके बाद हम बात करें विस्कोसिटी, एयर की यहाँ पर विस्कोसिटी, पूरे रूम में एयर की विस्कोसिटी सेम है, विस्कोसिटी विस्कोसिटी ऑन योर टेम्परेचर, या तो डेंसिटी विस्कोसिटी ये हो गए इंटेंसिटी, विस्कोसिटी एंड तो क्या बोला था मैं, डेंसिटी एज इंटेंसिव। पता है मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव है, बट मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं उन्हें एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि वो इंटेंसिव क्यों है, एक्सटेंसिव क्यों है। अभी मैं कुछ लिख देता हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन में यूज आते हैं, तो याद रखना। एंथैल्पी क्या होता है हम आगे देखेंगे। एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव, ईएमएफ इंटेंसिव। और इस टेबल में कुछ जगह छोड़ देना, बुकलेट में क्वेश्चन है, सेक्शन ए में ही क्वेश्चन है, जब तुम वो पढ़ोगे जैसा भी प्रॉपर्टी तुम्हें बताया गया ठीक है नहीं बताया गया तो आंसर लिख के यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि जैसे मैं उन चीजों को जब तक डिफाइन नहीं करूंगा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वो इंटेंसिव क्यों है या एक्सटेंसिव। और ये ट्रिक जरूर लिख सकते हो चाहो तो, छोटा पार्ट और पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी को मैच कर गए इंटेंसिव, मैच नहीं करे एक्सटेंसिव। इज दैट ओके यश? आवाज नहीं आई। चाय नाश्ता करके आया वैसे हॉस्टल से? नहीं क्या सुबह से कुछ नहीं खाया है? कैसे बैठा है, कैसे पढ़ रहा है? जो भी हॉस्टल वगैरह में बच्चे रह रहे हैं, घर पे भी रह रहे हैं, एक्चुअली बाहर जो घर से यहाँ पे आ रहे हैं अपने साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर का तो नहीं बोलूंगा ऐसा उतना तो लेके आओ, खाने का रखो अपने साथ, बाहर जितना कम हम अभी खाएं करें कांटेक्ट में बेटर है। हॉस्टल वाले बच्चे भी अपना थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, कहाँ पे क्या नाश्ते और खाने की तुम्हारा होता है, क्योंकि यहाँ पे भी 10:30 से लेक्चर स्टार्ट होना है, 2:30 तक फिर कंटिन्यूअस 15-15 मिनट के ब्रेक। तो कुछ भी नहीं खाया तो सुबह से क्या करेगा मेस में? बट ब्रेकफास्ट तो तुम्हें लगेगा, मतलब उसका तुम समझ लो तुम्हारे हॉस्टल के आसपास क्या है, तो बिना ब्रेकफास्ट के तुम क्लास में नहीं बैठ पाओ, बहुत नींद आती है। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जब मैं पढ़ता था, क्योंकि हॉस्टल में रहा हूँ काफी टाइम से। सर एंथैल्पी के बाद में क्या लिखा है? इसके बाद में क्या लिखा है? एंथैल्पी। एंट्रोपी, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या? अभी वही मैंने बोला कि मतलब तो मेरे से बहुत सारी चीजों का बताना बाकी है, मतलब की बात हम करेंगे थोड़ा आगे, मतलब ये सारी चीजें बहुत डिटेल में है ना, तो आगे मैं बताऊंगा। हाँ जी बोलो। हाँ एक दो लाइन छोड़ देना, बाद में सब वेरिएबल अपने ऐड कर लेना। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन नेक्स्ट टर्म्स एंड डेफिनेशन में। Variables which depends only on initial and final state of a system
they do not depend on path followed by the system सिमरन बोर्ड पे जो लिखा है दिख रहा है? यस सर। गाने चल रहे हैं या बंद कर दिए हम? वेदांत, सर्वेश, सिमरन, रितेश, तुम सेंटर पे नहीं आए आज। प्रेम, ये उन बच्चों के नाम लेना जो देवेश, जो जनरली सेंटर पे आते थे। नहीं, नेक्स्ट हेडिंग है, स्टेट वेरिएबल के अंदर नहीं है। नेक्स्ट टर्म एंड डेफिनेशन है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो वेरिएबल्स जो सिस्टम के सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज। पाथ फंक्शन वो है जो पाथ पे डिपेंड करते हैं जब सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं, सिस्टम किस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। और उसके जो एग्जांपल्स हैं वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, मतलब जो भी हीट से रिलेटेड, हीट कैपेसिटी। तो हीट एंड वर्क दो पाथ फंक्शन है, बाकी सारे स्टेट फंक्शन है। इसको मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, कॉपी कर लो पहले नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट टाइम से क्लास उधर रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा रूम है, और भी बच्चे प्रयोग लिए पाएंगे। तो देखो मैं ग्राउंड फ्लोर पर था, ग्राउंड फ्लोर से मैं सेकंड फ्लोर पे आया, सेकंड से फिफ्थ फ्लोर पे गया, फिफ्थ से मैं फोर्थ पे आया, मेरा कुछ एनर्जी चाहिए। अब मैं ग्राउंड से फोर्थ पे डायरेक्टली आ गया, मेरा कुछ एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। क्या दोनों केस में जब मैंने एक पाथ फॉलो किया है, ग्राउंड टू सेकंड, सेकंड टू फिफ्थ, फिफ्थ टू फोर्थ, ग्राउंड टू फोर्थ, इन बोथ द केस डू आई हैव द सेम पोटेंशियल एनर्जी टू ग्राउंड लेवल? क्या मेरा सेम पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच? हाइट तो मेरा अभी भी सेम है ना, मैं यहीं पे पहले भी यहीं पे खड़ा था जब मैं फिफ्थ से फोर्थ पे आया था, अभी भी मैं यहीं पे खड़ा हूं। तो whatever the path I am following, if the initial and final position are same,
the potential energy will remain same. Is that okay? तो potential energy स्टेट फंक्शन है या पाथ पे डिपेंड कर रहा है? पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या होंगे? क्या मैंने जो वर्क किया है, मैं जब ग्राउंड से फोर्थ पे डायरेक्ट आया हूं, मैं ग्राउंड से सेकंड से फिर फोर्थ पे आया हूं, क्या जो मैंने वर्क किया है वो सेम है? क्या मैंने जो वर्क किया वो अलग अलग है? इस केस में वर्क क्या हो गया? पाथ। आया समझ में? अच्छा, जो वर्क और हीट है ना, ये पिक्चर में ही तब आते हैं जब कुछ चेंजेस हो रहे हैं। They comes into picture during the change. तुम पूछोगे इस मार्कर का मास क्या है? मैं मास बता सकता हूँ कितना है। इस मार्कर का वॉल्यूम क्या है? मैं वॉल्यूम बता सकता हूँ। ये क्या है? ये सारे के सारे इसकी स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन कर रहा हूँ। बट तुम पूछोगे इसका वर्क क्या है? दिस इज मीनिंगलेस क्वेश्चन। एक मार्कर यहाँ रखा है, इसका वर्क क्या है? ये कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मार्कर यहाँ से यहाँ गया तो वर्क कितना होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। मेरा वर्क कितना है? मीनिंगलेस क्वेश्चन। मैंने कितना वर्क किया यहाँ से यहाँ मूव करने, ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ। तो वर्क कब पिक्चर में आया? जब कुछ चेंजेस हो रहे हैं। Are you getting this thing? यदि कुछ चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं तो वर्क पिक्चर में आ रहा है। हीट का पिक्चर में आएगा जब कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं या तो हीट एब्सॉर्ब करूंगा या रिलीज करूंगा। So heat and work which comes during the change, they depends on path. जब सिस्टम कोई पाथ फॉलो कर रहा है तभी वो पिक्चर में आ रहा है। बाकी ये जो वेरिएबल्स है, ये बेसिकली एक सिस्टम के लिए, एक सिस्टम अलोन स्टैंड अलोन है, खड़ा है, रखा हुआ है, उसके लिए भी डिफाइन किया जाता है। कोई डाउट यहाँ तक? रितेश, समर, इज दैट ओके ऑनलाइन? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो चलो चले आगे। ये काफी यूजफुल चीजें जो कि मैं टर्म्स एंड डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं, इनका न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा। थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा सा मैं वो टर्म क्या ट्रिकी क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी कंफ्यूजिंग होता है। ये इंफॉर्मेशन की तो कैसे इंटरप्रेट करना है, तो फॉर्मूले बहुत कम है। पता है यदि तुम देखोगे ऑलमोस्ट नेक्स्ट 5-6 लेक्चर में हमारे पास फॉर्मूले 5 से 6 भी नहीं होंगे और न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि अलग-अलग कंडीशंस पर सेम फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। वो चैप्टर ज्यादा इजी होता है जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूले हमें पता है। चलो ये वाला आया तो ये फॉर्मूला इसका, ये आया तो ये, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, टोटल 20-25-30 फॉर्मूले अलग-अलग, बट स्टिल इजी चैप्टर। मोल कॉन्सेप्ट बहुत कम फॉर्मूले, मोल कैलकुलेशन के 3 फॉर्मूले, और एटॉमिक से थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर हो जाता है क्योंकि कम फॉर्मूले तो हमें सोचना पड़ता है कि फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है। सेम यही चैप्टर, इसमें फॉर्मूले कम है, इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो ये जो टर्म्स एंड डेफिनेशन है जिसमें मैं 2 लेक्चर लेने वाला हूं, उसके लिए लेने वाला हूं क्योंकि मैं अच्छे समझ में आया, नहीं तो मैं जस्ट लिखा देता, शेयर भी कर देता कि कॉपी कर ले। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मेथड, सही। इसका मतलब बेसिकली वो मेथड या हम उसकी स्टडी करें, हाउ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, चेंजेस कैसे हो रहे हैं किसी भी सिस्टम में। whenever one system is going from one position to another position, one state to another state, how changes are taking place. clear? नींद आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोगों को, पक्का? अच्छा, कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है घर पे लेक्चर सुनते सुनते सो ही गए? 0 बार। अगर आपका ऑर्गेनिक का प्रोफेसर आप केमिस्ट्री एक्चुअली थ्योरेटिकल है तो कुछ किया नहीं जा सकता ऐसा, और फिर ऊपर से ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में क्या है कि थोड़ा सा मे भी फेस एक्सप्रेशन नहीं देख सकता हूं तुम्हारा क्या चल रहा है। नहीं सर, आपका कोई रिस्ट्रिक्शन चल रहा है? हाँ रेस्ट्रिक्शन, वो भी हम कंफर्ट जोन में होते हैं। यहाँ तो ऐसा है कि टीचर के सामने बैठे तो कोई क्या करेगा, क्या पता कोई सो के भी सुन रहा हो जब भी। ठीक है, वो तो होता ही। इवन जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ आईआईटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर में तो कितनी क्लासेस ऐसी होती होंगी इसमें अटेंडेंस कंपलसरी थी, जाना पड़ता था और लास्ट बेंच पे जाके सिर्फ 8 बजे लेक्चर सुनता था।
मतलब वो प्रोफेसर किसी को कोई कुछ नहीं बोलते, तो फर्स्ट टाइम पे भी हेड डाउन करके सो जाओगे ना, कोई प्रोफेसर तुम्हें पॉइंट आउट नहीं करेगा, तो उन्हें कोई लेना देना नहीं, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, ऐसा है। बच्चे को यदि पढ़ना है, खुद इंटरेस्ट है, खुद प्रोफेसर के पास जाए, कुछ चीजें प्रोजेक्ट लेना है, खुद आगे लेके काम करना। प्रोफेसर का काम है पढ़ाना, दे आर हाईली एजुकेटेड, पीएचडी वगैरह बहुत अच्छी जगह से की होती है, हाईली नॉलेजेबल सारे प्रोफेसर, बट वो इस चीज का कभी ना लोड लेते हैं ना देते हैं, मैं पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो सब्जेक्ट में अटेंडेंस कंपलसरी कर देते हैं। तो उसमें ये है कि आप जाके भी क्लास में पीछे के बेंच पे सो भी जाओगे ना, पूरा बेंच पे लेट के सो जाओगे, कोई कुछ नहीं, कोई लोड नहीं लेता तो है। गेम भी खेल सकते हैं क्या? क्या कुछ भी कर सकते हैं? क्या कर सकते हो? नहीं कुछ भी क्या, मतलब प्रोफेसर को डिस्टर्ब नहीं करना है, आप कुछ भी, तुम डांस थोड़ी कर सकते हो क्लास में, गेम्स मतलब खेल ऐसा सकते हैं। क्या मतलब उससे प्रोफेसर को पढ़ाने में उसका जो मतलब माइंड हो वो डिस्टर्ब हो, वो तुम्हें कुछ भी बोले, ऐसा है। और फिर बोलते नहीं हो गए तुम्हें फेल कर देगा सब्जेक्ट में सब उनके हाथों का, जब तक तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करो जनरली कोई लोड नहीं लेता ऐसा है। मतलब 80% प्रोफेसर का बता रहा हूँ, 20% प्रोफेसर, हर किसी का अपना अपना नेचर है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट 90% प्रोफेसर यदि तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तो ज्यादा लोड नहीं लेते। अब जैसे बीच क्लास में तुम उठ के बाहर चले गए, तुम अंदर आ गए, तो फिर उन्हें मतलब उनका माइंड डाइवर्ट होता है, तो फिर वो इरिटेटिंग सा फील होता है। बट तुम अपनी जगह पे बैठ के सो रहे हो, कोई इतना टेंशन नहीं ले ऐसा। तुम बैठ के कुछ लिख रहे हो अपना दूसरे सब्जेक्ट का, मतलब तुम्हें ऑब्जर्व ही नहीं करेगा कोई इतना कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, ना तुम्हारे कभी कोई लेक्चर नोट्स चेक करेगा ना कुछ करेगा। हाँ तुम्हारा एग्जाम जो होंगे, तुम पढ़ो या मत पढ़ो, पढ़ा या ना पढ़े, एग्जाम बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, तो तुम यदि नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली फेल तो हो जाओगे। मतलब आईआईटी और दूसरे कॉलेज से मुझे लगता है इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही होता होगा, आईआईटी में जो पेपर्स होते हैं ना, मतलब प्रोफेसर पढ़ाए ना पढ़ाए, तुमने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, एग्जाम तो बहुत अच्छे से होते हैं। मतलब जो एक जेई का स्टैंडर्ड है ना, जेई एडवांस का, मतलब ये नहीं बोलूं कि एडवांस लेवल के, बट हाँ एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है और वही इसी टाइप के पेपर कॉलेजेस में भी होते हैं। वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस बस ये आ जाता है, आईआईटी एडवांस होता है 2 साल में एक बार, 2 साल का सिलेबस। आईआईटी में एक सेमेस्टर होता है 4 मंथ का, उस 4 मंथ के सेमेस्टर में भी 2 एग्जाम, मिड सेम और एंड सेम, तो सिलेबस डिवाइड हो जाता है। तो अच्छी बात होती है कि हमें अब ऐसा नहीं कि 2 साल का सिलेबस एक दिन में जाके इम्प्लीमेंट करना है, हमें 2 महीने पढ़ना है, 1.5 महीने पढ़ना है, उस टाइप के एग्जाम। तो 1 एंड हाफ मंथ 40-45 डेज का पढ़ा हुआ, जिसमें कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है कॉलेजेस, तो 5 दिन 5 वर्किंग डेज 40-45 डेज का तुम 4 दिन के अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्जाम डिसेंट तरीके से कर दोगे, मतलब ऐसा है कि डिसेंट लेवल पे पहुंच जाओ। तो इसलिए एक साथ बर्डन ज्यादा नहीं आता, प्रेशर नहीं होता है कि नहीं हम तो यहाँ पे भी नहीं अच्छा कर पाए, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सीजीपीए थोड़ा अप डाउन हो जाएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ का थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है, ऐसा है। बट डेफिनेटली ये यहाँ पर जो हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो इसका रीजन ये भी हमारे करियर का सवाल होता है। मतलब यहाँ पे भी तुम नहीं कर पाए तो ऐसा थोड़ा अप डाउन होगा, काफी अप डाउन होता है करियर, कि तुम आईआईटी में एडमिशन ले रहे हो, एनआईटी में ले रहे हो, किसी दूसरे स्टेट लेवल कॉलेजेस में ले रहे हो, चलो। बट हाँ कुछ प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं जो मतलब तुम थोड़ा सा भी कुछ करते हो तो काफी कुछ बोल भी देते, कमेंट भी कर देते हैं। हाँ तो मारना तो वहाँ पे अलाउड ही नहीं, मतलब तो स्कूल में भी नहीं, जो पहले होता था हमारे टाइम का, मतलब कॉलेजेस में किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर हाथ तो नहीं उठा सकते, सिर्फ एट मैक्स ये हो सकता है कि तुम्हें कुछ पनिश कर दें। पनिशमेंट में मतलब ज्यादा कुछ बड़ी गलती तो पनिशमेंट में ये हो सकता है, एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, वो तुम पे बैठ सकती है, फिर वो कमेटी मतलब तुम्हें प्रॉपर्ली उनके सामने खड़ा होकर जवाब देना पड़ता है, वो जो क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था, और सेमेस्टर रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं, तुम्हारा ईयर एक्सटेंड हो सकता है, 1 साल की डिग्री एक्सटेंड हो सकती है। और बहुत बड़ा कोई इशू है रिलेटेड टू ड्रग्स एंड ऑल, तुमने ड्रग्स लिए या कुछ ऐसा कुछ तुम्हारे पास मिला, तो फिर तुम्हें कॉलेज से निकाला भी जा सकता है, मतलब वो फिर डिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड करती है, ऐसा है। तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, बट अगेन वो छोटी मोटी चीजों पे नहीं होता है। कुछ तुमने डिसिप्लिन अच्छे लेवल का ब्रेक किया, मतलब डिसिप्लिन में ये नहीं होता कि तुम क्लास के बीच में उठ के चले गए तो तुम पे डिसिप्लिन की कमी बैठे, मतलब इन चीजों पे कुछ नहीं, छोटे मोटे, मतलब इतना प्रोफेसर लोड भी नहीं होता। बट हाँ तुमने मान लो कोई लाइब्रेरी है, उसमें कुछ ऐसा है रात के 3 बजे कुछ कहीं से गेट तोड़ दिया, ताला तोड़ दिया और अंदर चले गए, कहीं किसी लेबोरेटरी में चले गए जहाँ पे एक्सपेरिमेंट था कुछ, मतलब ऐसे कुछ उल्टे सीधे काम कर दिया, तो ऐसा
और स्पेशली मतलब जो जितना मैंने देखा डिसिप्लिनरी कमेटी मेरे आसपास जितने भी बच्चों पे बैठी थी उस टाइम पर 90% तो रैगिंग के केस, रैगिंग कोई ले रहा है और पकड़ा गया तो 90% लोगों पे डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी, ऐसा है। एक बार ये भी हुआ था, एक हॉस्टल था जिसमें कुछ रात को मस्ती चल रही थी और मे बी पॉसिबल कुछ शोर भी चल रहा हो, ड्रिंकिंग आई डोंट नो, ऐसा कुछ हुआ होगा कॉलेज में। तो बच्चे थोड़े ज्यादा बहक गए तो जो फायर लाइन होती है, फायर लाइन से पूरे हॉस्टल में उसको चालू कर दिया, पानी चालू कर दिया, पूरे हॉस्टल में पानी, अलार्म बज रहे हैं पूरे कॉलेजेस में, मतलब इस लेवल तक की चीजें लगी तो कोई रिएक्शन हो गया। मतलब जब तक तुम बहुत बड़ा डिस्टर्ब नहीं करते किसी को तब तक नहीं कोई रोक। आईआईटी के हॉस्टल में रहना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जबकि मैं आईआईटी दिल्ली में तो वहां पे तो ऐसा था कि जो आईआईटी दिल्ली के आसपास विदिन 5 to 8 किलोमीटर था तो उसको दिया ही नहीं जाता कंपलसरी घर पे ही, क्योंकि हॉस्टल में उस टाइम जगह कम थी। बट अगेन उसके बाद एक हॉस्टल बना जिसकी कैपेसिटी थी शायद 2000 सीट्स भी बढ़ी, आईआईटी में हॉस्टल भी बने, तो आज क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता, बट 99% बच्चे हॉस्टल में रहते। और हॉस्टल मतलब आईआईटी में तुम हॉस्टल भी नहीं रहे तो फिर आईआईटी में रहेगा तो कंपलसरी के क्या मतलब बच्चे खुद रहना चाहते हैं। और हॉस्टल, अच्छा हॉस्टल का वहां पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हॉस्टल का चार्ज नहीं होता है, सिर्फ मेस का चार्ज होता है आईआईटी में। तो जितना तुम्हें जो भी खाना खा रहे हो मेस उसका चार्ज होता है, रहना फ्री होता है। हाँ हॉस्टल का एक रफ मेंटेनेंस जरूर देना पड़ता है, मेंटेनेंस मतलब जो तुम्हारे रूम के क्लीनिंग हो रही है उसका तुम्हें देना पड़ता है, व्हिच इज रफली 200-300 पर मंथ, इतना रहता है। खाने का जैसा भी बच्चे ही मिलकर डिसाइड करते हैं क्या मेन्यू होना चाहिए, क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग पर सेमेस्टर तो शायद 6-7,000 मेरे टाइम पे आता था, शायद वो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गई 10 साल में, तो वो अब 10-11 साल तक अब आता होगा 10,000 के आसपास का। तो हॉस्टल का पूरे साल का 20-25 हज़ार रहना खाना सब प्लस ट्यूशन फीस जो भी रहती है। ट्यूशन फीस भी 2006 में जब मैंने ज्वाइन किया था दैट वाज अराउंड 16,000 per semester, 32,000 per year, 16 32,000 पर ईयर फीस हुआ करती थी उस टाइम पर, और मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी 35,000 की, 3,000 एक्स्ट्रा मिल जाते थे जितनी फीस होती थी। स्कॉलरशिप तो अभी भी रहती है, ऑलमोस्ट आईआईटी में 60-70% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। यदि तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप इसलिए तुम्हारी जो ट्यूशन फीस होती है उसका किसी स्कॉलरशिप में 50% ऑफ हो जाता है, किसी में 70%, किसी में 100%, किसी में 120%, तो डिपेंड्स कि तुम्हें कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी। तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाती है, स्पेशली पढ़ाई में तो सभी होंगे ना। उन बच्चों का जिनका फैमिली बैकग्राउंड मतलब इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिनकी पेरेंटल इनकम 7 या 8 लाख से कम की, उन्हें तो डेफिनेटली मिल जाती है। सबसे स्ट्रांग रीजन स्कॉलरशिप का वही होता है, मतलब पेरेंट्स की इनकम क्या है, फिर बाकी दूसरे छोटे मोटे स्कॉलरशिप मिलते हैं जिसका मतलब आईआईटी में लोगों को सपोर्ट करता है कि फीस के कारण ऐसा ना हो कोई बच्चा सफर करे, ये रहता है। एट द सेम टाइम फिर वहां पर मतलब इजीली इवन एजुकेशन लोन वगैरह भी आईआईटी के अंदर ही बैंक होती है, एसबीआई वगैरह, जो इजीली तुम एडमिशन लोगे तो वो तुम्हें लोन मतलब ऑलरेडी अप्रूव हो जाता है इफ यू वांट, ऐसा मतलब फीस से रिलेटेड आईआईटी में कभी कोई इशू नहीं आता है। आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, एनआईटी की फीस आईआईटी से भी हाफ हो, मतलब मेरे टाइम पे जब 16,000 पर सेमेस्टर आईआईटी की फीस थी तो एनआईटी की फीस उस टाइम हुआ करती थी 8,000 पर सेमेस्टर, तो 16,000 पर ईयर अब बढ़ चुकी है। शायद आईआईटी की फीस मुझे ऐसा ध्यान है कि 1,64,000 कुछ होगी आईआईटी, आई नो मतलब वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रही है तो वहां तक पहुंचती है, बट अगेन एट द सेम टाइम स्कॉलरशिप भी उतनी बढ़ी है, जो स्कॉलरशिप मुझे 35,000 मिली थी, यदि 1,64,000 फीस है तो वो स्कॉलरशिप 1,75,000 मतलब ऑलमोस्ट यदि तुम्हें फीस बढ़ी है एट द सेम टाइम स्कॉलरशिप भी बढ़ी, ठीक है। स्टिल जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके कंपैरिजन में आईआईटी की फीस आज भी काफी कम है। सर आईआईटी में स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस है? हाँ काफी ज्यादा है। फर्स्ट ईयर में जाकर वहां पर कंपलसरी करते हैं वो, आपको 3 चीजों में किसी भी एक कंपलसरी एटलीस्ट 100 आवर्स देने होते हैं मिनिमम, या तो आप स्पोर्ट्स में दो जिसका टाइम नोट होता है कितनी बजे आए कितनी बजे कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो पूरा वो डिटेल लिखो, या आप एनएसएस में दे दो, एनएसएस ज्वाइन किया है मतलब सोशल सर्विस कुछ देता है, या एनसीसी में, मतलब कहीं ना कहीं किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको 100 आवर्स मिनिमम फर्स्ट ईयर में देना, तो 100 आवर्स नहीं तो डिग्री भी नहीं मिलती,
मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कैंडिडेट्स कंप्लीट नहीं होते, तो फिर फाइनल ईयर में वो जाकर उन्हें करना पड़ता है, मतलब इतना कंपलसरी रहता है। तो स्पोर्ट्स वगैरह पे काफी फोर्स की, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, वहां पर इवन हर चीज को लेके इतना फोर्स किया जाता है, इतना वेटेज दिया जाता है, फोर्स नहीं बोलता हूं मैं, वेटेज दिया जाता है। इवन डांस एंड ड्रामेटिक्स क्लब होता है, हर हॉस्टल में एक रूम डेडिकेटेड होता है डांस ड्रामेटिक, मतलब उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब कुछ होते हैं, या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, कुछ प्ले करते हो, वो सब कुछ हॉस्टल में होता है। और एक होता है सेंट्रल जिम खाना, मतलब जहाँ पे पूरे आईआईटी का जो मेन क्लब हाउस है वो रहता है। और हर हॉस्टल में एक जिम होता है, इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, एक कल्चरल रूम होता है, एक टीवी रूम होता है, मतलब ये हर हॉस्टल के अंदर है। टोटल 14 हॉस्टल है, तो सबका अपना अलग अलग। एट द सेम टाइम एक सेंटर होता है जो बड़ा होता है, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर सब कुछ होता है। हर सेमेस्टर में एक कंपटीशन, हर चीज का कंपटीशन, डांस एंड ड्रामेटिक्स इंटर हॉस्टल कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, डिबेटिंग कंपटीशन होता है, स्विमिंग कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं। तुमने वो मूवी देखी होगी छिछोरे, तो उस मूवी से कंपटीशन वाला जो पूरा दिखाया गया है ना, वो आईआईटी का ही कल्चर पूरा दिखाया गया है। हॉस्टल 4 हॉस्टल 5 ये आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल नंबर्स हैं। तो इतना मतलब एक्चुअली बच्चों में इतना इंटू रहता है, रात रात को बैठ के 3-3 बजे तक उसकी प्लानिंग चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इतना बच्चे खुद एनर्जी से इन्वॉल्व होते हैं। तो वही 4 साल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करना होता है, वही 4 साल में हमने इतनी एक्स्ट्रा चीजें भी सीखी। 10 साल 11 साल पूरा आईआईटी से पास आउट हुआ, 2003 में पास आउट हुआ था। तुम मुझसे पूछोगे 4 साल पहले मैंने क्या किया था, शायद मुझे ध्यान नहीं रहेगा, बट आईआईटी में वो 4 साल क्या किया था, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, सेकंड ईयर में क्या हुआ था, तो मुझे काफी कुछ याद रहेगी। और शायद वही कल्चर के जो मैक्सिमम बच्चे फॉलो करते हैं, मतलब एक पैशन क्रिएट होता है, अच्छा हाँ ऐसा भी होता है, और इस लेवल तक होता है। यदि स्पोर्ट्स कंपटीशन है तो रात की 4 बजे तक उसकी प्रैक्टिस चल रही है। जितने भी ग्राउंड्स होते हैं, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, लॉन टेनिस हो गया, रात को 3 बजे भी तुम्हें खेलना है, सब में लाइटिंग होती है, तुम जाके किसी भी ग्राउंड को कभी भी यूज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं कि रात की 3 बजे ही हो गया। तुम्हें कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, रात की 3 बजे लेबोरेटरी में जाके कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, मतलब तुम्हें पूरे रात भी काम करना है, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं, और हमारे आसपास इन्वायरमेंट ऐसा होता है, हमें सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। और जब 4 साल के बाद हम किसी भी जॉब में जा रहे होते हैं, कहीं भी कुछ भी, कितना भी कंपनी का प्रेशर होता है, वो प्रेशर लगता ही नहीं, इतनी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। आईआईटी में अच्छा ये सब चीजें सब रहती है, फिर एग्जाम आता है। अब काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम के 4 दिन पहले तो पता भी नहीं होता कि क्या सब्जेक्ट है और क्या सिलेबस है और क्या है। वो 4 दिन में सब कुछ सिलेबस तक पता करके फाइनली एग्जाम देना है, क्योंकि एग्जाम तो अच्छे लेवल का होना ही है। तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो, तो फेल हो जाओ। तो लास्ट के 4 दिन तो फिर कोई पढ़ लेता है, और जो बच्चे नहीं पढ़ते उनकी डिग्री भी एक्स्ट्रा होती है, मतलब 4 की जगह 5 साल में ले रहे हैं, 5 की जगह 6 में ले रहे हैं। मतलब आईआईटी में जाके ऐसा नहीं कि बस हाँ आप इजीली पास हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँ 4 महीने सेमेस्टर में सारे के सारे 4 मंथ्स पढ़ना होता है, बट 4 मंथ्स में 20 डेज इतना तो पढ़ना पड़ता है, और उतना तो फिर पढ़ना भी चाहिए, तो फिर क्यों जा रहे हो आईआईटी में, ऐसा नहीं तो उतना पढ़ना पड़ता है। बट हाँ जेईई एडवांस के प्रिपरेशन की कंपैरिजन में मान के चलो 30% भी तुम पढ़ लोगे तो आईआईटी में इजीली निकल जाओगे, आगे मतलब पास आउट तो हो जाओगे। और कुछ बच्चे ऐसा है कि जिन्हें पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होता है, जो पढ़ के आईआईटी जाते हैं वहां पे भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो 12-13 घंटे ही पढ़ते हैं। वो बच्चे जनरली फिर रिसर्च वगैरह में चले जाते हैं, हायर स्टडी के लिए चले जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, लाइफ लॉन्ग रिसर्च कर रहे होते हैं, जिन्हें उसी फील्ड में इंटरेस्ट है। आईआईटी में स्पोर्ट्स नहीं, क्या स्पोर्ट्स नहीं, क्या होता है उसमें बता, जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह। ऑनलाइन गेमिंग का मतलब हमारे टाइम में होता था लैन कनेक्शन होता है एक्चुअली, वहां पर पूरे आईआईटी के मतलब लैन से कनेक्टेड होते हैं। तो तू इस हॉस्टल में किस हॉस्टल में मतलब लैन से कनेक्टेड होते हैं। हमारे टाइम में चलता था काउंटर स्ट्राइक, यही नाम था ना, तो सीएस। तो जब बच्चे रात को मतलब ऐसा है कि 11 होता था, सुबह 4 बजे तक चल रहा होता है, वो हॉस्टल में लैन कनेक्टेड होता है। तो इवन इंटर हॉस्टल कंपटीशन भी होते थे उसके, ऑफिशियल भी होते थे, अनऑफिशियल तो डेली होते थे, ऐसा है। और एक रूम में बैठे हैं, सामने वाले रूम में किसी ने गलती की, यहीं से चल रहा है तो रात के 3 बजे, तो वो सारी चीजें होती हैं, ऐसा है।
जो भी लेटेस्ट चल रहा है मतलब वो तो तुम्हें मिलेगा ही वहां पर। क्या है, इंटरनेट 24 आवर्स अवेलेबल होता है, हर रूम में इंटरनेट कनेक्शन होता है, प्लस कंप्यूटर को जनरली बच्चे अपना यूज करते हैं। अदरवाइज एक कंप्यूटर लैब हॉस्टल में होती है, फिर ओवरऑल तो होती है जो कैंपस होता है उसमें। नहीं, अब ऐसा है कि हमारे टाइम पे यूट्यूब इतना चलता नहीं था, तो मुझे तो नहीं याद है कि एक पता क्या होता है, जितना भी वहां पर लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो प्रोफेसर दे आर एक्चुअली दे आर हाईली क्वालिफाइड। उनका जो पढ़ाने का तरीका है, कंटेंट है, बहुत अलग होता है। तो ऐसा है, वो रेगुलर कंटेंट नहीं होता है। तुम एक नॉर्मल किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, अगर आईआईटी के कोर्स कंटेंट इवन चैप्टर के नाम से होंगे ना, उसमें जो कंटेंट में डिफरेंस आता है, जो एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस आता है, नॉर्मल में नहीं मिल सकता। अब आईआईटी कितने, हमारे पास 20 आईआईटी पूरे इंडिया में। अब 20 आईआईटी में कितने बच्चे, उनके लिए स्पेशल कंटेंट किसी ने क्रिएट किया हो, ऐसा रेयर होता है। हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि आईआईटी के ही किसी बच्चे ने उसको एक्सप्लेन किया हो, उस पे यूट्यूब पे कुछ बना दिया हो, पर वो प्रोफेसर जिस लेवल पे एक्सप्लेन करते हैं, जितना होता है, तो मैक्सिमम बच्चे बुक से ही पढ़ते हैं, या तो लेक्चर अटेंड करो अच्छे से या बुक से पढ़ो। तो यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि हमारे टाइम पे उतना ट्रेंड भी नहीं था यूट्यूब। मतलब आई थिंक 2005 में आया ही था, वो मेरा 6 में एंट्री थी। यूट्यूब का लिए इंटरनेट स्पीड काफी अच्छी चाहिए होती थी। हमारे उस टाइम पे 10 kbps हो गया, मतलब 100 kbps हो गया, मतलब बहुत अच्छी स्पीड होगी इंटरनेट की। तो मुझे तो ध्यान नहीं कि मैंने यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज किया हो आईआईटी में। स्टिल अब क्या ट्रेंड है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। केवल ये कोविड में एक साल में इतनी चीजें चेंज हो गई तो फिर अब कुछ बोल नहीं सकते। एक साल पहले मुझसे कोई ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन जेई कोचिंग, मतलब मैं खुद हंसता था उसमें। बट अब हमारे पास पहले कुछ तो हम कर ही रहे हैं। हाँ, रिसर्च वगैरह के लिए हो सकता है। आईआईटी वाले हमेशा इस बात को बहुत प्रमोट करते हैं कि आप आईआईटी में एडमिशन लो और आप 4 ईयर बीटेक करो, 2 ईयर एमटेक करो, 3 ईयर 4 ईयर पीएचडी करो। यदि आप पीएचडी करते हो वहां से, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। होता ये है, हमारी टेंडेंसी होती है हम आईआईटी में जाएं, क्यों जाएं, 4 साल इंजीनियरिंग करें जिसमें हम बहुत ज्यादा टेक्निकल ना सीखते हैं ना वो सिखाते हैं। 4 साल में, 4 साल में टेक्निकली हम बहुत ज्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग, हम 4 साल में स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओवरऑल हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, कैसे फेस करना है, चाहे वो रिलेटेड टू अवर जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो, या कैसी भी, हम प्रेशर कैसे झेलेंगे, 4 साल में 4 साल हम वहां सीखते हैं। 4 साल सीखने के बाद हम कहीं बाहर चले जाते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी उठाते हैं। इससे आईआईटी को कोई फायदा नहीं है। तो आईआईटी वालों को फायदा ये होता है कि तुम 4 साल के बाद वहां पे मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी करने के बाद कुछ रिसर्च कर रहे हो, जिससे एक्चुअली आईआईटी एज वेल एज इंडिया का भी कुछ फायदा होता है। जैसे भी कोविड में तुमने देखा होगा, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, काफी आईआईटीज ने टेस्टिंग किट्स काफी सस्ता निकाले, किसी ने कुछ रिसर्च की, किसी ने क्या रिसर्च की। तो ये एक्चुअली आईआईटी का नाम यहाँ से हो रहा है। कोई वहां से निकल के अच्छा जॉब कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, आईआईटी को क्या फायदा? हो सकता है वो एलुमनाई बने और कुछ वो डोनेट भी कर दे, बट उससे कोई लॉन्ग टर्म कोई वो एडवांटेज नहीं है। तो यदि आईआईटी में तुम पीएचडी के, बहुत रेयर होता है आईआईटी से एक बच्चा बीटेक करे, वो वहां से पीएचडी भी करे, रिसर्च करे, बहुत कम होता है। और उसका मैं रीजन, एक सिंपल सा रीजन ये है, आईआईटी से बीटेक के बाद तुम्हें जो सैलरी ऑफर होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल एवरेज सैलरी आज मान लो 15 लाख आईआईटी से निकल के इंडिया में बाहर। तुम जब रिसर्च कर लोगे तो उसके बाद जो एवरेज सैलरी है वो 12, 13, 15 लाख से ज्यादा नहीं है। तो हम क्यों एक्स्ट्रा 5 साल खराब करें जब हमें वही सैलरी 4 साल के बाद मिल रही है? तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वही होता है कि हम 4 से 5 साल क्यों एक्स्ट्रा कराएं। तो वही बच्चे रिसर्च के लिए जाते हैं जिन्हें क्रेज होता है, नहीं हमें तो रिसर्च ही करना है। किसी भी कॉलेज में जाके तुम प्रोफेसर बनोगे या किसी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करोगे, तुम सोच सकते हो तुम्हें कहाँ अच्छी सैलरी मिलेगी। तो 99% बच्चे सैलरी के पीछे, मतलब कोई भी हो, तुम में कोई भी एक्सवाइज 99% सैलरी के पीछे जाता है। आईआईटी में एडमिशन क्यों चाहिए तुम्हें, तुमसे एक्चुअल रीजन तुम भी अपने आप को बताओ तो यही रीजन है, वहां से सैलरी अच्छी मिलती है, जॉब अच्छा मिलता है। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री में अभी तक फुलफिल नहीं हुई। मतलब हम एक बेसिक लेवल पे आ जाए कि हाँ हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इतना तो मिनिमम तुम्हें दे देंगे कि तुम बेरोजगार नहीं, जैसा यूएस में। यदि हमें मिनिमम सपोर्ट कहीं से मिले तो डेफिनेटली हम उसके आगे का सोचें, तो हमें कमा कर खाने का नहीं सोचें, हमें कुछ और सोचना है। हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं तो ये करूँ।
हमारा थिंकिंग एक्चुअली वहां से स्टार्ट होता है कि हमें कमाना है, हमें बहुत कमाना है, तो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, या हम ये बोले कि अभी हमारी कंट्री उतना रिच नहीं है कि उन चीजों को सपोर्ट कर सके रिसर्च को बहुत ज्यादा, जैसा यूएस में है। यूएस में आप बेरोजगार की तो मिनिमम लेवल होता है कि गवर्नमेंट ही आपको प्रोवाइड करेगी, इतना तो आपको गवर्नमेंट क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली, कुछ एक टर्म है, किसी को आइडिया हो तो यूएस कुछ एक वर्ड है जिसे बोलते हैं, उतना तो मिनिमम गवर्नमेंट देती है यदि आप बेरोजगार नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट है आप मतलब ऐसा है। तो फिर वहां पे लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ चलो हमें कुछ ऐसा करना है जो हमें अपील करे, हम कंट्री के लिए कुछ करें, हम बेसिकली पूरे ह्यूमन काइंड के लिए कुछ करें, कुछ रिसर्च करें, तो फिर वो इंसान वहां पे सोचता है। ऐसा नहीं है और घर पे कोई नहीं बैठ सकता, हमें ऐसा लगता है कि घर पे बैठेंगे, मतलब ऐसा है जैसे कोविड में तुम्हें बता देता हूँ, काफी लोगों ने, तुमने फील किया होगा, काफी बच्चे जैसे चलो कोविड है, घर वालों ने प्रेशर नहीं दिया पढ़ने का, क्या तुम घर पे बैठ के तुम्हें मजा आया? कोई ना क्लास आना, ना कोई होमवर्क चेक करना है, ना पढ़ना, क्या तुम्हें मजा आया कोविड में? नहीं आता, वो कोविड टाइम में गोल्डन सा लगने लगता है, कोई नहीं बैठ सकता है। तुम तो स्टूडेंट हो, जो वर्किंग हो वो तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता, मतलब हमें पता है कि हम घर बैठे बैठे पढ़ा रहे थे, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है, जहाँ हमारी डेली हैबिट है क्लास में आके इंटरेक्ट करना, जैसे हम इंटरेक्ट करो, सिर्फ पढ़ाना नहीं, पढ़ाने के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें बता रहे हैं, जो शायद तुम्हारे भी आगे बहुत काम है, ऐसा है। और मुझे भी इंटरेस्ट आता है इन सारी चीजों से, मतलब बताने में, इंटरेक्ट करने में, तो ये सारी चीजें मिसिंग थी अब, ऐसा है। तो घर ऐसा लगता है हमें घर बैठे जाए, घर बैठे बैठे कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ तो इंसान को करना ही हो। इवन तुम्हारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनसे पूछना कि वो सब 60 इयर्स के एज में कोई जॉब का रिटायर्ड हो गए, क्या उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी जो पेंशन वगैरह आती है वो तो आती है, क्या उन्हें घर बैठ के अच्छा लग रहा है, इन्हें ऑप्शन दिया जाए कि जॉब करना है और उनके हाथ पे काम कर रहे हैं, क्या वो घर बैठना पसंद करें? कोई नहीं करे। तो ये हमें लगता है एक बार बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है तो इंसान उसके बाद आगे का सोचता है। चलो कितना टाइम हुआ है? ये सब रिकॉर्ड हो गया सर। 1:15 हो गया। लेक्चर कब तक है? 1:30 1:15 तो की सर। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट लेक्चर के तुम्हारा, ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है? फ्राइडे 1:30 to 2:30। वो प्रॉपर लेक्चर है, देयर इज नॉट डीसी क्लास, शायद फ्राइडे को इवनिंग में जैसा भी हो, बट देयर इज नॉट डीसी, वो प्रॉपर लेक्चर होगा ना, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ऑनलाइन ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर।